नमस्कार, वेब इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के भ्रमण में हैं और हालांकि कहा जाए तो गोरखपुर के शहरी क्षेत्र में हम लोग यहाँ पे विधानसभा आपके 322 में, और यहाँ पे भ्रमण मैडम जो है आपके डॉक्टर चेतना पांडे जी यहाँ पे खड़ी हुई हैं और हालांकि काफ़ी सपोर्ट रहा है पब्लिकों का। और दिस इज द इंटरनेशनल पार्टीज INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, ये आपको इंटरनेशनल जो पार्टी है ये काफ़ी अच्छी, बहुत पिछले गत कई वर्षों से ये भारत देश पे राज भी की और काफ़ी परिणाम भी आया था। मैं अब इन 5 सालों को लेकर के जो मैडम अपने चेतना पांडे जी जो खड़ी हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास और क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश करेंगी इस क्षेत्र को लेकर। सबसे पहले मैं मैडम नमस्कार आपको। धन्यवाद सर। आप इस क्षेत्र को लेकर के एक PhD होल्डर, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, और इस क्षेत्र को लेकर के एक, हालांकि आप एक जनता के सेवक बनना चाहती हैं, तो आपका कुछ अलग ही रुचि होगा क्योंकि आप एक अच्छे से कोर्सेज करके आई हुई हैं, एक अच्छा लेवल की पढ़ाई भी की है। तो मैडम आप बताइए कि आप शिक्षा को, सबसे पहले मैं मुद्दा ये बात करूंगा कि काफ़ी इसमें जो शिक्षा को लेकर के इतना ज़्यादा RRB NTPC और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो काफ़ी नवयुवक पढ़ करके बैठे हुए हैं और हालांकि नौकरी के लिए भटक रहे हैं। मैम आप इस क्षेत्र को लेकर के क्या आपने शहरी क्षेत्र जो गोरखपुर से आप खड़ी हुई हैं 322 क्षेत्र से, क्या करवाना चाहेंगे? देखिए, मेरी इच्छा ये है कि एक तो शिक्षा व्यवस्था सुधरे, प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक। हालांकि ये बहुत बड़े बदलाव की बात है, ये प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का मामला है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर आप बात करें तो जितने भी विद्यालय यहाँ चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, प्रयास ये होगा कि उनका स्तर सुधरे। हमारा गोरखपुर विश्वविद्यालय, माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो बतौर सांसद वो कहा करते थे कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री के बनने के बाद उन्होंने ये बात एक बार भी नहीं कही, और इतना ही नहीं, जो उसका स्तर था वो पहले से बहुत खराब हो गया। कुलपति जी जो उसके हैं उनका बिल्कुल मनमाना रवैया है, छात्र परेशान है, शिक्षक परेशान है, कर्मचारी परेशान है। तो शिक्षा का वो जो मंदिर है वो प्रभावित है और पूरी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित है। तो मेरा ये प्रयास होगा कि युवा रचनात्मक बने, क्योंकि मैं उसी सेक्टर से आती हूँ। तो मेरा प्रयास ये होगा कि युवा रचनात्मक बने, क्योंकि अगर कोई कॉन्स्ट्रक्टिव होता है तो गलत दिशा में उसका मन नहीं जाता। युवा ऊर्जा का स्रोत होता है और उसकी ऊर्जा का अगर सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो समाज के निर्माण के लिए काम करेगा। तो इस तरह की चीज़ें हो कि एक तो उसकी अभिरुचि का काम हो, दूसरी चीज़ जीवन निर्वाह के लिए व्यवस्था बने, स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की जाएँ जिनसे यही उनको आजीविका का कोई साधन मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा युवा, अगर वैसे तो पूरी दुनिया में हमारे नौजवान जाएं अपनी योग्यता का परचम फहराएं, लेकिन रोजी के लिए बाहर जाना मजबूरी ना हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। मैडम ये जो अभी फिलहाल को लेकर के इतनी सारी बेरोजगारियां बढ़ी हुई है पिछले 5 सालों में, कहा जाता है कि RRB NTPC का फॉर्म 2019 में ही फॉर्म फिलअप किया गया था, आज 2022 हो गया और इतने पिछले वर्षों में अभी तक बच्चों का काफ़ी बच्चे फ्यूचर पे अट्रैक्टिव थे कि RRB NTPC का रिजल्ट हम कवर कर लेंगे, लेकिन इतना हाईएस्ट कटअप गया और हालांकि कितने फेजेस में कर दिए गए एग्ज़ाम। सेकंड कंडीशन, जो ग्रुप D का जो एग्ज़ाम होता है वो एक लेवल में एग्ज़ाम होता है, हालांकि उसको 2 या 3 लेवल में कर दिया गया। इस पर आपका क्या? देखिए, फिजूल की चीज़ें हैं सब। एक ही परीक्षा लीजिए, उसको अच्छे स्तर से लीजिए, अच्छी परीक्षा लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड कम करना चाहिए चीज़ों को। प्राथमिकता ये हो कि जिस भी सेक्टर में नौजवान आए, योग्य नौजवान आए, लेकिन जबरन ऐसे हालात नहीं पैदा कर देने चाहिए कि नौजवान उन चीज़ों से भयाक्रांत हो जाए, परेशान हो जाए। मैडम क्या आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी ऐसा लगता है कि जैसे कि ये आपको 1950 का ये सिचुएशन नहीं है, उसके पिछले 1945 और ये जितना भी अंग्रेजी जब शासन कर रहे थे तो उस लेवल का ये कहीं ऐसा ना लग रहा है कि ऐसा दौरा चल रहा है ये, जिस समय बच्चों के साथ या जैसे भी लेबर लोगों के साथ जो नील की खेती वगैरह करवाया जाता था और काफ़ी नौजवान अपना कुछ काम नहीं कर पाते थे, और उसमें जो ब्रिटिश सरकार थी काफ़ी मतलब इंडियन पे प्रेशराइज की हुई थी, और ऐसा नहीं लग रहा है कि काफ़ी इस समय ऐसे भी हालात चल रहे हैं जिसमें जितने भी रोजगार को लेकर के समस्या बढ़ी हुई है और हालांकि नौजवानों के साथ इतना ज़्यादा दूर व्यवहार भी किया जा रहा है, इस पर क्या आ रहा है आपका?
यह सही बात है कि नौजवानों के लिए हालात कठिन हो गए हैं। मैं उतनी लंबी बातें तो नहीं कहूँगी कि 1947 के पहले के हालात हैं, नहीं है, इस पर तो मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस देश का नौजवान हताश हो जाता है, जिस देश का नौजवान अपनी ऊर्जा खोने लगता है, जिसकी ऊर्जा नष्ट होने के लिए छोड़ दी जाती है, उसको काम नहीं मिलता है, उस देश के हालात बुरे हो जाते हैं। तो तरुणाई का सही दिशा में इस्तेमाल होना चाहिए, उनको करने के लिए कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए, उनके रोजगार के माध्यम होने चाहिए, उनके अभिरुचि के काम मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो उन पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हो रही है, तो ये पुरानी चीज़ों को याद तो दिलाता ही है ये समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए मैडम कि क्या लगता है कि पहले जो आपके कांग्रेस सरकार थी तो उसमें बच्चों को ज़्यादा बच्चे बेरोजगार नहीं थे और हालांकि काफ़ी अच्छा चल रहा था, और फिलहाल के लेकर के मतलब बच्चे ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो गए हैं, मेंटलिटी डिस्टर्ब हो गए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, और ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये आंकड़ों में बात है कि बेरोजगारी का रेशियो अपने शीर्ष पर है इस समय, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर बढ़ी हुई है। तो ये सब कहने सुनने की बात ही नहीं है, चीज़ें स्पष्ट हैं, डेटा अपने पास उपलब्ध है। तो ये किसी पे आक्षेप लगाना, राजनीति करना, आरोप लगाना जैसी स्थितियाँ नहीं है, सब कुछ साफ साफ है। इसका मतलब ये है कि नौजवान इस सरकार की प्राथमिकता में कहीं नहीं है, और जिस सरकार की प्राथमिकता में उस देश का नौजवान और बच्चा नहीं रहेगा, उस देश की प्राथमिकता में उस देश का भविष्य नहीं रहेगा। तो न तो वर्तमान ठीक है, और ऐसे हालात रहे तो भविष्य भी नहीं ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि चीज़ें बदलनी चाहिए और कुछ नया होगा तभी परिवर्तन हो पाएगा। तो आप 322 शहरी विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या बदलाव लेना चाहेंगे, बता सकते हैं? देखिए, स्थानीय स्तर पे बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जल जमाव का। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ ध्वस्त है, गंदगी के कारण भी है, गलत कंस्ट्रक्शन के नाते भी है, कुछ अनधिकृत चीज़ें हो गई हैं उनके नाते भी है। तो इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी, ठीक करने की कोशिश की जाएगी, चाहे उसके लिए जन जागरण का रास्ता अपनाना पड़े, चाहे वो प्रशासनिक दबाव बनाने का रास्ता करना पड़े, चाहे कुछ नया बनाना हो, चाहे कुछ तोड़ना भी हो। अगर स्थिति सुधारने के लिए कुछ चीज़ें जब कुछ बनाना होता है तो कुछ तमाम चीज़ें बिगड़ती भी हैं उस दौरान। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ चिकित्सा व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था में संसाधन कम है, और संसाधन होने चाहिए, वो रेफरल सेंटर बन के न रह जाएं, ये कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो प्राइवेट व्यवस्था है, प्राइवेट व्यवस्था में समस्या ये है कि ज़्यादातर अस्पतालों, यूपी में अन्य जगहों पर भी होगा, लेकिन चूंकि मैं गोरखपुर को ठीक से देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, गोरखपुर के निजी अस्पतालों की नीयत ये हो गई है कि मरीज अगर हमारे यहाँ आता है तो उससे ज़्यादा पैसा कैसे निकाल लिया जाए। वहाँ मरीज प्राथमिकता में नहीं है, वहाँ उससे कितना पैसा कमाया जा सकता है, ये चीज़ प्राथमिकता में है। वही हालत शिक्षण संस्थानों के भी है। ज़्यादातर शिक्षण संस्थानों में अभिभावक दबाव में है और उसमें काम करने वाले कर्मचारी प्रभावित हैं, उनमें काम करने वाले शिक्षक प्रभावित हैं। तो प्राथमिकता में रुपया है, पूंजीपतियों की प्राथमिकता में स्वाभाविक से रुपया रहा है। चूंकि ये सारे संस्थान अब पूंजीपतियों के कब्जे में है, तो उनकी प्राथमिकता रुपया है। मनुष्य की, नागरिकों की स्थिति क्या है, उनकी माली हालत क्या है, ये चीज़ें दोयम दर्जे की हो गई हैं, सेकेंडरी हो गई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात, पब्लिक प्लेसेस पे महिलाओं के लिए टॉयलेट्स नहीं है, वो बेहद ज़रूरी है, तो उस पर काम किया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाएगा, और कुछ ऐसी चीज़ें की जाएंगी, वो लंबी बात है कि क्या क्या किया जाएगा। नौजवानों को रचनात्मकता का माहौल मिले। यहाँ तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ अवैध रूप से मादक पदार्थ मिलते हैं, नशे की चीज़ें मिलती हैं। आप कल्पना करें, जिस देश के नौजवान के पास कोई दशा दिशा ना हो कि उसको क्या करना है, और बड़े आसानी से उसके पास नशे की चीज़ें उपलब्ध हों, वो नौजवान किस दिशा में जाएगा। तो उन चीज़ों पर भी अंकुश लगे, जो अनाधिकृत रूप से नशे की चीज़ें बिक रही हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। और नौजवानों के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए, उनके रुचि का। कोई म्यूजिक सेक्टर में जाना चाहता है, कोई खेलना चाहता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है, ठीक है, तो उनके लिए अनुकूल अवसर, ऐसा माहौल बने कि शहर का जो लड़का है, शहर की जो लड़की है, वो कुछ अच्छा सोचे कि हम ये कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि एक तो अपराध पे अंकुश लगेगा,
युवाओं की सोच अच्छी होगी, गोरखपुर के लिए बदलाव होगा, और जब गोरखपुर का बदलाव होगा धीरे धीरे अन्य शहरों में ये संदेश जाएगा तो ये पूरे प्रदेश और देश का बदलाव बन जाएगा। तो बिल्कुल, क्या ऐसा समझ रही है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी वो एक पुजारी भी रह चुके हैं और हालांकि भोले बाबा के भक्त भी होंगे, तो भोले बाबा जी हो ना हो, उनका कहा जाता है कि वो नशा को लेकर के, जैसे कि गांजा भांग धतूर वगैरह के लिए ये, तो क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बाबा जी उसी रूट में हैं सभी? नहीं, ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलूँगी। वो एक मंदिर के महंत हैं और उसके नाते मैं उनका सम्मान करती हूँ। उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं धार्मिक मुद्दों से, मेरा सबकी अपनी आस्था है, भोलेनाथ की भक्त मैं भी हूँ, भोलेनाथ की पूजा मैं भी करती हूँ, तो उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। ये ज़रूर कहूँगी कि आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के साथ, मैं व्यक्तिगत जीवन आपका अलग बात है कि आप रचनाकार हैं, आप महंत हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, जो वो एक पक्ष है, और जो जिसको जैसे जीना हो जिए, वो मेरा विषय नहीं है। सार्वजनिक जीवन में आप जब आते हैं तो सार्वजनिक जीवन में समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं, समाज के विभिन्न वर्गों की जो आवश्यकता होती हैं, उन वर्गों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना एक नेता का, एक राजनेता का, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, और उनको ये दायित्व निभाना चाहिए। उसमें चूक हुई है और उसी से हमारा मतलब भी है। किसी की धार्मिक मतांतर से, कौन हिंदू है, कौन भोले का भक्त है, कौन इस्लाम मानता है, कौन क्रिश्चियनिटी मानता है, कौन गुरुद्वारे में जाता है, ये हमारा विषय नहीं है। ये व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है और इस पर मैं न तो टीका टिप्पणी करती हूँ, न चाहती हूँ कि कोई करे। मैडम बिल्कुल, वो तो करते ही है जाति धर्म को लेकर के हमारे, करते हैं तो गलत करते हैं। चेतना ये भी तो सामाजिक स्तर पे आने के बाद बिल्कुल गलत है। अगर वो करते हैं तो वो गलत करते हैं, अगर मैं करूं तो भी गलत करूं। सबकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार। ये कांग्रेस मानती है? कांग्रेस कभी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। उसके किसी गंभीर कोई इस तरह का बयान नहीं आता है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं रही है। शुरू से कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्मों को, सभी जातियों को लेकर चलने का काम किया है, सर्व समाज की राजनीति की है, और मेरी व्यक्तिगत विचारधारा भी यही है कि सारे मनुष्य हैं। अयम निजः परे वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये पूरी दुनिया एक परिवार है और सभी जाति धर्म के लोग, ठीक है कि किसी को कोई नमाज पढ़ के अगर महसूस करता है कि हमको ऊर्जा मिलती है वो नमाज पढ़े, किसी को गुरुद्वारे में जाके संतुष्टि मिलती है तो वो वहाँ जाए, किसी को अगर चर्च में जाके संतुष्टि मिलती है वहाँ जाए, किसी को महादेव की शरण में जाके मिलती है तो जाए। मैं भी जाती हूँ, जाती रहूँगी। वो व्यक्तिगत विषय है, ये न तो राजनीति का विषय है न किसी अलग विमर्श का विषय है, और इन चीज़ों पर न मैं टीका टिप्पणी करती हूँ न मैं चाहती हूँ कि कोई इन विषयों पर टीका टिप्पणी करे, क्योंकि ये राजनीति का विषय कतई नहीं है। तो मैडम, आपका वोट कितने तारीख को पड़ेगा और अब क्या मतलब जनता को क्या सपोर्ट करना चाहेंगे, क्या खाना चाहेंगे? 3 तारीख को हमारे यहाँ मतदान है गोरखपुर में, और मेरी अपील है जनता से कि जनता आए, जनता अपने प्रत्याशी का मूल्यांकन करे कि उसका प्रत्याशी विधानसभा में उसकी बात रखने के लायक है कि नहीं, उसके अंदर वो संवेदना है कि नहीं कि वो उसकी पीड़ा को महसूस करता है। तो पार्टी के स्तर पर भी देख लें कि किस पार्टी ने देश के लिए कितना संघर्ष किया है, किस पार्टी ने देश के लिए हालात कैसे रखे हैं, किसके समय में बेरोजगारी का आलम क्या था, किसके समय में महिलाओं की हालत क्या थी, किसके समय में दलितों की स्थिति क्या थी। तो सारी चीज़ों पर विचार करने के बाद और कैंडिडेट का व्यक्तिगत संघर्ष देखने के बाद, प्रत्याशी का व्यक्तिगत कि वो समाज के लिए कितना लड़ा है, उसने समाज में अपना किस तरीके का रोल प्ले किया है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। और मुझे लगता है कि चेतना पांडे इस शहर की बेटी है, चेतना पांडे इस शहर की बहन है। चेतना पांडे ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो भी सेवा हो सके करे, और इस शहर को, अपने बच्चे को प्रमोट करना चाहिए। बस, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस चीज़ को और इस क्षेत्र को लेकर के इतनी बड़ी बात कही। मैं हालांकि वेब इंडिया न्यूज़ आपको हर गली और मोहल्ले का खबर आपको हर पल तक पहुंचाती रहेगी। देखते रहिए आप लोग वेब इंडिया न्यूज़ के साथ।